बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए 2025 में जो इस बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन। और वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा फर्स्ट चैप्टर से पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, देखिए पहला प्रश्न है हमारा, अंडप्रजक निम्नांकित में कौन सा है? इनमें से अंडप्रजक कौन सा है? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, कोई नहीं। इनमें से अंडप्रजक कौन से हैं? तो देखिए ये क्या है, ये दोनों सरीसृप हैं। ठीक, ये दोनों क्या हैं? सरीसृप हैं। मुर्गी क्या है? सरीसृप नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसमें से अंडप्रजक निम्न में से कौन सा है? तो मुर्गी, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? जो पुष्पीय पौधे हैं इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? N, 2N, 3N, 4N। तो ये जो चैप्टर जो बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा इसका आंसर बता देगा। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं पुष्पीय पौधों के? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 3N, त्रिगुणित होते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? इनमें से कौन सा फल जो है सत्य फल है? सेब, नाशपाती, काजू, नारियल। तो इनमें से जो सत्य फल होगा वो होगा नाशपाती, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है चौथा क्वेश्चन, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो युग्मक बनता है जिस क्रिया से, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंडजनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारा आंसर होगा वो होगा युग्मक जनन, आंसर बी हमारा सही होगा। उसके बाद अगला है, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? कॉपर टी किसे रोकता है? इनमें से निषेचन को रोकता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है, वीर्य पतन को रोकता है, आरोपण को रोकता है। तो कॉपर टी जो है, कॉपर टी का यूज करने से क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। कॉपर टी निषेचन को रोकता है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा किसमें जनन होता है? पेनिसिलियम में, पैरामीशियम, पैरा नहीं होगा, पैरामीशियम होगा। ठीक, यहाँ पैरामीशियम होगा, आप सही कर लीजिएगा इसको। पैरामीशियम, ईस्ट, कोई नहीं। तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन के द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी, अनुलक्षणी मतलब फिनोटिपिक, फिनोटिपिक अनुलक्षणी अनुपात होता है। द्विक्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात क्या होता है? 3:1, 1:2:1, 9:7, 9:3:3:1। तो इनमें से जो हमारा आंसर होगा वो होगा 9:3:3:1, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है। मानव में जो त्वचा के रंग होते हैं इनके वंशागति उदाहरण क्या है? एक जीव की वंशागति, 2 जीन की वंशागति, अधिक जीन की वंशागति, ये सभी। तो देखिए
जो मानव त्वचा में रंगों का जो वंशागति होता है वो होता है अधिक जीन की वंशागति, अधिक जीन की वंशागति के कारण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉयड यानी एक गुणक। देखिए एक गुणक न देके आपको हैप्लॉयड भी दे देगा, इसलिए आप नाम याद करके रखिएगा। डिप्लॉयड द्विगुणक, पॉलीप्लॉयड बहुगुणक, नलीप्लॉयड अगुणक। ठीक, तो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक सामान्यतः जो होते हैं वो एक गुणक होते हैं यानी हैप्लॉयड। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित किसमें पादपकाय अगुणित होता है? निम्नांकित में से किसमें पादपकाय अगुणित होता है? शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट में, ये सभी। तो जो पादप अगुणित होता है वो इन सभी में होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी। उसके बाद तीसरा है हमारा क्वेश्चन, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जो अदरक है उसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा, जड़ के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा, बल्ब के द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन में जो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है राइजोम के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उसके बाद अगला है, कंद किसका रूपांतरण है? कंद जो है वो किसका रूपांतरण है? कली का, तना का, जड़ का, संचयित जड़ का। तो कंद जो है ये हमारा जो है कि संचयित जड़, कली किसका है? सॉरी, संचयित जड़ नहीं, तना का। कंद जो है कंद में क्या होता है? तना होता है, छोटे छोटे आँख निकले होते हैं ना, कहते हैं वो आँख निकला है, तो वो क्या होता है? कंद किसका रूपांतरण है? तना का रूपांतरण है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक, अब देखिए अगला है हमारा, नेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? नेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है? ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पंज में। तो देखिए नेम्यूल्स का जो निर्माण होता है वो स्पंज में होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ठीक, शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन कितने होते हैं? 124, 31, 30, 62। तो शुक्राणु के निर्माण में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो होगा 31। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उसके बाद है, केचुआ प्राणी है, किस प्रकार का प्राणी है केचुआ? एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, नपुंसक। तो नपुंसक तो होगा नहीं। ठीक, तो अब इन तीनों में से बताइए केचुआ किस प्रकार का प्राणी है? तो केचुआ जो है द्विलिंगी प्राणी है। क्यों? क्योंकि केचुआ को देखिएगा तो एक साइड नर होता है उसमें और एक साइड मादा होता है। ठीक, नर मादा दोनों होता है, इसीलिए वो द्विलिंगी प्राणी है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक इनमें से किसे कहा जाता है? देखिए, ब्रायोफिलस, जलकुंभी, अगेव, केला। तो बंगाल का आतंक इनमें से किसे कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक जो कहा जाता है वो है जलकुंभी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से
इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इनमें से ऐसा कौन है जो ठहरे हुए पानी में क्या करता है? ठहरे हुए पानी में उगता है और ऑक्सीजन को खींच लेता है। जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल, धान। तो इनमें से जो ऑक्सीजन खींच लेता है पानी में उग करके वो है जलकुंभी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मध चक्र पाई जाती है। मध चक्र किस में पाई जाती है? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, सभी में। मध चक्र किस में पाई जाती है? तो मध चक्र जो है वो गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन तीनों में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी। आगे, उच्च श्रेणी के पौधों के निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उसमें निषेचन होता है। किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, जल में निषेचन, हवा में निषेचन। तो उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार का निषेचन होता है? जल में तो होगा नहीं, क्योंकि सारे पौधे जल में नहीं होते हैं, ठीक। उसके बाद बाह्य, यानी हम तो देख नहीं पाते हैं, तो बाह्य में तो होगा नहीं। हवा में भी नहीं होगा, ठीक। हवा में तो हो नहीं सकता है। पौधों में देखिए, पौधों में निषेचन होता है तो आंतरिक निषेचन होता है पौधों में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, शल्ककंद का उदाहरण है। जो शल्ककंद है उसके उदाहरण क्या है? तो देखिए, अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। तो इनमें से शल्ककंद किसका उदाहरण है? अदरक का होगा नहीं, आलू का होगा नहीं, ठीक। ये दोनों क्या होते हैं? ज़मीन के नीचे होते हैं। दूब घास का भी नहीं होगा। प्याज का होगा, ठीक। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। प्याज क्या है? शल्ककंद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारियों में, जो स्तनधारी हैं उनमें निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, वशीय भाग में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में। तो स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन नली में होता है, ठीक। जो स्तनधारी होते हैं उनका निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में तो होगा नहीं, जब गर्भ धारण कर लेंगे तब तो होगा नहीं। वशीय भाग इसमें होगा नहीं, अंडाशय में होगा नहीं, ठीक। तो किस में होगा? फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है? मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, सभी में। तो देखिए, प्राकृतिक जो अनिषेक जनन है वो मच्छर में होगा नहीं, मक्खी में भी नहीं होगा, ठीक। तो जब मक्खी और मच्छर में नहीं होगा तो सभी में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा बी बचा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मधुमक्खी में। अगला प्रश्न, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण। तो द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वो होता है, द्विनिषेचन करने से क्या हमें परिणाम मिलता है? तो भ्रूणपोष होता है, ठीक। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है, ऐसे परिवर्तन जो लार्वा को किस में? वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? मेटाजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण, मेटास्टेसिस। तो ये कहलाते हैं कायांतरण। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन
नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोजन करके अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स, द्वितीयक केंद्रक। तो इसमें से कौन सा होगा जो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक क्या है? नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? आर्नोथोफिली, एंथोमोफिली, कीरोप्टेरोफिली, हाइड्रोफिली। तो चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? तो पहले तो ये जानिए, आर्नोथोफिली जो होता है ये पक्षी के द्वारा होता है, तब जो पक्षी के द्वारा होता है वो आर्नोथोफिली कहलाता है। जो कीटों के द्वारा होता है वो एंथो, यहाँ हमने लिखा है, यहाँ पे एंटो होगा, ठीक। एंटोमोफिली ये कीटों के द्वारा होता है, और चमगादड़ के द्वारा जो होता है वो कीरोप्टेरोफिली, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और जो हाइड्रोफिली है ये जल के द्वारा होता है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, द्विविखंडन। द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, ए और बी दोनों में। तो जो विखंडन है वो किसमें पाया जाता है? तो विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, जलकुंभी में भी होता है। यानी पैरामीशियम भी जल में होता है, पैरामीशियम भी जल में होता है, अमीबा भी जल में होता है, और जलकुंभी तो जल में होता ही है। तो इनमें क्या होता है? द्विखंडन होता है, ठीक। तो हमारा देखिए, जलकुंभी में नहीं होता है, ठीक। तो ऑप्शन डी, ए और बी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक, ए और बी। अमीबा और पैरामीशियम में द्विविखंडन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? जो जलकुंभी होते हैं वो 65,000 से अधिक पौधे, यानी कितने माह में जलकुंभी जो है कि 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकते हैं? माह में पूछा है, ध्यान दीजिएगा, कितने माह में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकता है जलकुंभी? 6 माह में, 8 माह में, 12 माह में, 5 माह में। तो हमारा ऑप्शन जो होगा 8 माह में। 8 माह में जलकुंभी जो है कि 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, ये सभी। तो ऋतुस्राव जो चक्र है वो किसमें होता है? यानी जो सीधा से समझिए कि जो भी बंदर की जाति में आएंगे उन सभी में ऋतुस्राव होता है, ठीक। पहले से जो भी बंदर के श्रेणी में आएंगे वो क्या है? ऋतुस्राव में रहेंगे, ऋतुस्राव के चक्र में। तो मनुष्य क्या है? बंदर की श्रेणी में है, बंदर भी है और चिंपैंजी भी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये सभी। तो पहले ध्यान दीजिए कि कौन अंडप्रजक प्राणी है। तो अंडा तीनों देते हैं, तो अंडप्रजक ये सभी, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक का स्थानांतरण किसके द्वारा हो सकता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, ये सभी। देखिए, युग्मक का स्थानांतरण बोला है ना, तो पौधों में जो युग्मक का स्थानांतरण होता है वो जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है और हवा के द्वारा भी होता है।
वायु और हवा क्या है, दोनों एक ही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेंढक में, हिरण में, मनुष्य में, घोंघा में। बाह्य निषेचन किसमें होता है इन चारों में से? तो इन चारों में से जो बाह्य निषेचन होता है यानी बाहर, ठीक, तो वो मेंढक में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। अगैव में क्या होता है? वर्धी प्रजनन होता है। किसके द्वारा? बुलबिल द्वारा, शक्कर द्वारा, स्टोलन द्वारा, राइजोम द्वारा। तो अगैव में जो वर्धी प्रजनन होता है वो होता है बुलबिल द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उसके बाद अगला और आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर से, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? जो निषेचन शरीर के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन विवो, एवोबी। इन विट्रो और इन विवो, कोई नहीं। तो शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसे हम इन विट्रो कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देखिए एक और प्रश्न है, यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? जो यीस्ट है उसमें जो प्रजनन होता है वो किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के माध्यम से, विखंडन के माध्यम से, परागण के माध्यम से, ये सभी। तो यीस्ट में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हमारा जो वह विकल्पीय प्रश्न था वो समाप्त हुआ। फिर से मिलते हैं ऐसे कर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।